गुड मॉर्निंग टू ऑल डी स्टूडेंट्स। 9th क्लास फिजिक्स में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर चल रहा है। उस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने फोर्स के बारे में और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में बात की थी, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। आज हम न्यूटन का सेकंड लॉ, मोमेंटम और न्यूटन के थर्ड लॉ वगैरह के बारे में बात करेंगे। पहला टर्म है आज मोमेंटम। मोमेंटम को किस तरह डिफाइन किया जाता है, देखिए। सिंपल मोमेंटम को अगर मैं डिफाइन करूं तो आप ऐसे समझिए, जैसे कोई एक स्लोप है। स्लोप मतलब कोई इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा, ठीक है। अब इस प्लेन के ऊपर सपोज कोई यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है इस तरह से, और यहाँ से कोई एक बॉल इस तरह से रोल करती हुई, या फिर कोई सिलेंडर टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट को रोल करता हुआ इस तरह उसकी ओर आता है, ठीक है। अब सपोज इसका मास है 5 kg का, और ये कुछ वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लॉक है, ये इसको हिट करेगा, इस आदमी को, ठीक है। फर्स्ट केस तो ये। सेकंड केस ऐसा लेते हैं कि इसी तरह का इंक्लाइन प्लेन है, यही आदमी है फिर से, और इस बार हम क्या करते हैं कि फिर से एक बॉल को रोल करवाते हैं, लेकिन इस बार उसका हम वेट बढ़ा के उसका मास बढ़ा के हम 10 kg कर देते हैं, और उसकी स्पीड को फिर से 5 मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। अब इन दो केसेस के अंदर आप ध्यान से देखिए कि किस केस के अंदर इस आदमी को ज़्यादा मतलब जब ये हिट करेगा तो बहुत ज़्यादा चोट किस केस में लगेगी, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले। ऑब्वियसली बात है कि सेकंड वाले में। क्यों? क्योंकि मास बढ़ा। मास बढ़ने से क्या है, मास भी बढ़ा, उसकी स्पीड भी है। उससे क्या है, इसको हिट करेगा तो बहुत ज़्यादा चोट उसको लगेगी, बहुत ज़्यादा वो हर्ट होगा। लेकिन 5 kg का मास था तब भी हर्ट तो जरूर करेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू इसके सेकंड केस के फर्स्ट वाले केस के अंदर कम चोट लगती। इसी को कहते हैं मोमेंटम, कि जब एक ऑब्जेक्ट का मास m होता है और वो v वेलोसिटी से जाता है, तो उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। आगे जाके आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले हम यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे भी बहुत सारे जाके आप पढ़ोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम को सिंपली लिखते हैं p से। मोमेंटम को m से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। मोमेंटम को लिखते हैं p से, और ये एक बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जाता है। मास इनटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। भाई एक ऑब्जेक्ट का कुछ मास है और उसके पास अगर कुछ वेलोसिटी है, तो उसको मोमेंटम कितना होगा उसके पास में, उसको हम लिखते हैं p इज इक्वल टू mv, करेक्ट। अब यूनिट डिफाइन करनी है, तो मैथमेटिकल फार्मूला जो भी दे रखा होता है, हमेशा हमने बात की फिजिक्स के अंदर कि आप इंडिविजुअल क्वांटिटी की यूनिट देख लीजिए, आपके पास में यूनिट आ जाएगी। अगर किसी की स्पेशल यूनिट होगी तो पहले मेंशन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर मास इनटू वेलोसिटी, मास की यूनिट क्या होती है kg, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम की यूनिट होगी। क्लियर चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मोमेंटम का सिंपल सा डेफिनेशन थी। किस तरह से आप मोमेंटम को फिजिकली समझ सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं। मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by it, and it is measured by product of mass of the particle and its velocity। कि भाई एक ऑब्जेक्ट कितना मोशन, जब मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका मास क्या है। सपोज यही ऑब्जेक्ट मैं बात करूँ यहाँ पर, सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 kg का होता है, ये ऑब्जेक्ट 1 kg का होता है, सब मैंने स्पीड को डबल कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो इस केस के अंदर भी आप ध्यान से देखिए कि 1 kg का ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से आएगा, तब भी इसको चोट उतना ही लगेगा जितना 5 kg वाले से लग रहा था। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ गई। सेम अगर बेस्ट एग्जांपल अपन ले तो बुलेट का लेते हैं। जैसे किसी गन से बुलेट फायर होती है तो बुलेट का वेट बहुत कम होता है, लेकिन उसके पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो ये मोमेंटम है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो उसका मास के भी प्रोपोर्शनल है, और दूसरा मोमेंटम उसकी वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल है। ये मास की और वेलोसिटी दोनों की प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि अगर मास को इंक्रीज करोगे तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तो भी मोमेंटम इंक्रीज होगा। अगर मास को डिक्रीज करोगे तो मोमेंटम डिक्रीज होगा, और अगर वेलोसिटी को डिक्रीज करोगे तो मोमेंटम डिक्रीज होगा कांस्टेंट मास पर। जब मास को कांस्टेंट रख रहे हैं तो वेलोसिटी को वेरी करेंगे तो मोमेंटम उसके अकॉर्डिंग वेरी होगा, और जब वेलोसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं और मास को वेरी कर रहे हैं तब भी मोमेंटम चेंज होगा, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर है?
मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय P इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। और यूनिट क्या होती है, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी फिजिक्स के अंदर जितनी क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं उन सभी की आप यूनिट इसी तरह से निकालते हैं, जो फॉर्मूला दे रखा होता है उसमें पुट करते हैं। अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, प्लीज नोट करें। P इज इक्वल टू m इंटू वी। m मास होता है, मास की यूनिट होती है kg और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करें। देखिए, हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा मोशन का, उसके बाद हम ये सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, जैसे मैंने बात की कि ये कोई ब्लॉक रखा है, ठीक है, ये ब्लॉक था एम मास का, कोई फ्लोर के ऊपर पड़ा है, रेस्ट में है, रेस्ट में है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो रेस्ट में है तो ये ना तो हिलेगा अपनी जगह से मोमेंटम इनर्शिया की वजह से, और ये अपनी जगह पे रहेगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। सपोज आपने बोला कि ये कुछ वेलोसिटी से मूव करने लगा, इसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी सपोज मानिए कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव करवाया, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड से मूव क्या करवाएगा, ये अचानक से ऐसे मूव तो होगा नहीं, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब उसको वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी से फोर्स नहीं आता है। बात समझ रहे हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको वेलोसिटी मिलती है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, ठीक है ना। तो फोर्स वेलोसिटी के बाद आता है, मतलब सॉरी, फोर्स वेलोसिटी के पहले आता है। फोर्स देंगे ऑब्जेक्ट को तभी वो ऑब्जेक्ट कोई वेलोसिटी अचीव करे, ठीक है। अब ये फोर्स आप जो पढ़ रहे थे F इज इक्वल टू एम ए, हमने पहले बात की है शायद, तो अगर ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है। अब बात करते हैं कि हमने पढ़ा यहाँ पर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू m इंटू वी। अब मानिए कि कोई ऑब्जेक्ट एक इस तरह से था, यहाँ पे रखा हुआ था, ये ब्लॉक है, इसका मास है m। ये ब्लॉक जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। क्लियर। ये ऑब्जेक्ट की फर्स्ट पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट की सेकंड पोजीशन है, ओके। अब आपको पूछे कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगा, भाई फोर्स अप्लाई किया होगा तभी तो आपको पूछा होगा कि भाई कितना लग रहा है। तो आप क्या करें, सिंपली आप इस ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मोमेंटम निकालें। तो फर्स्ट पोजीशन के मोमेंटम को मैं इनिशियल मोमेंटम बोल सकता हूँ, मतलब P1 बोल सकता हूँ। P1 बोले तो इनिशियल मोमेंटम। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू, जो वेलोसिटी है, जो मास है और जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की उस टाइम पे। तो m इंटू यू हमने मोमेंटम ले लिया, तो m इंटू यू क्या हो गया, पहला मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम हो गया जब ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर। अब मैं सेकंड पोजीशन के लिए मैं इसको P2 मान लूँ मोमेंटम को, ठीक है। तो P2 क्या हो जाएगा, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू वी। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर जब एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से जा रहा और उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो, तो उसके मोमेंटम के अंदर जो चेंज आया, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या लिखा, P2 माइनस P1। किसी भी चीज़ का चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल आपने लिख लिया चेंज, तो चेंज को बोलेंगे P2 माइनस P1। चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना लगा कि उसने u वेलोसिटी अचीव की और फाइनल वेलोसिटी v पे आया, तो हम बोलेंगे कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए, मैं इसको सीधा करके इस तरह से लिख लेता हूँ। तो आप देखिए, अब P2 और P1 की वैल्यू पुट कर लें। P2 और P1 की वैल्यू पुट करेंगे तो P2 की वैल्यू दे रखी है m इंटू वी और P1 की वैल्यू दे रखी है m इंटू यू डिवाइड बाय टाइम। टाइम से जब भी डिवाइड करते हैं तो उसको अपन फिजिक्स में क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज या रेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, प्रोपोर्शनलिटी को साइन में अभी तक हटा नहीं रहा हूँ। अब मैं इन दोनों में से m को कांस्टेंट ले लूँ, m को बाहर ले लूँ कॉमन, तो देखिए v माइनस यू बाई टी। क्लियर चीज। अब ध्यान से देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इस फॉर्मूले को कहीं पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन को। बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो इस पूरे को हमने क्या लिख लिया, एक्सेलरेशन लिख लिया। अब बात करें कि f इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमेशा हटाते हैं तो हमेशा कोई कांस्टेंट आता है, तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, k इंटू एम इंटू ए। अब न्यूटन ने k की वैल्यू फाइंड की एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, तो उन्होंने k की वैल्यू 1 फाइंड की, मतलब k आपको गिवन है 1, k इज इक्वल टू 1। सो आप देखिए k इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पुट करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए, समझ गए बात को।
तो ये फॉर्मूला आप चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ में कब आएगा, जब हम न्यूटन का सेकंड लॉ डिराइव करेंगे। यही न्यूटन का सेकंड लॉ है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना होगा, उसके चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम को आप निकाल लीजिए, उसको बोलते हैं उसका फोर्स अप्लाइड। और वो फोर्स कितना होता है, जब हम सॉल्व करके भी निकालते हैं तो मास इंटू वेलोसिटी। ये भी फॉर्मूला सही है, सारे फॉर्मूले करेक्ट है। क्लियर चीज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थ्योरेटिकली भी इसको पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, दैट इज द रेट ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों बोला है, क्योंकि अगर बैलेंस फोर्स बोलेगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। इसलिए अनबैलेंस फोर्स यहाँ पर बोल रखा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कुछ भी फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स कितना होता है, उसके जो मोमेंटम के अंदर चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अब हम जैसे ही लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से, इस तरह से। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा है, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू and after applying a force F on it, its velocity become v in time t। t टाइम के बाद इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v होगी। वो कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद। टाइम ड्यूरेशन को t लिख लेते हैं। क्लियर। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी p1 क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम मतलब पहले का मोमेंटम, जब वो इनिशियल वेलोसिटी पे था तब उसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इसको p1 मान लिया। सो p1 इज इक्वल टू m इंटू यू। यहाँ पर देखिए आराम से, m इंटू यू इनिशियल मोमेंटम है कि नहीं। इसी तरह से फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हमेशा क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, जिस ऑब्जेक्ट पे निकालना है, उस ऑब्जेक्ट का मास इंटू उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे। क्लियर। सो फाइनल मोमेंटम p2 क्या हो जाएगा, m इंटू वी। क्लियर। अब बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। चेंज इन मोमेंटम, किसी भी चीज का चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा कोई भी चीज हो जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो p2 माइनस p1 होगा। सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है m इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, m इंटू यू। इन दोनों को माइनस करेंगे। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, जब भी रेट आता है तो हम क्या करते हैं, 1/t से डिवाइड कर लेते हैं, 1/t से मल्टीप्लाई करते हैं या t से डिवाइड करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू बाई टी, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वही अभी जो हमने रफ में सॉल्व किया उसको प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन लैंग्वेज के अंदर प्रॉपरली आपको समझ में आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब एम कॉमन ले लें यहाँ से, तो वी माइनस यू बाई टी। और हम जानते हैं कि v माइनस यू बाई टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन को बोलते हैं। सो एक्सेलरेशन की जगह अगर चेंज इन वेलोसिटी की जगह हम एक्सेलरेशन रख देंगे तो f इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, m इंटू ए। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट कभी भी किसी भी जगह हटाते हैं, चाहे मैथ्स या फिजिक्स के अंदर, हमेशा क्या लगाते हैं, k लगाते हैं, कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ k लगाया और k की वैल्यू न्यूटन ने फाइंड किया एक्सपेरिमेंटली, तो उनको k की वैल्यू 1 फाइंड हुई। सो f इज इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू ए आ गया। यहाँ पर फोर्स जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अब न्यूटन साइंटिस्ट की रिस्पेक्ट में रखी हुई यूनिट है और इसकी एसआई यूनिट भी यही है, लेकिन आपको पूछे कि इसकी कन्वेंशनल एसआई यूनिट क्या है, तो आप देखिए जैसा फॉर्मूला है, जैसे फोर्स की यूनिट क्या लिखी है, न्यूटन। अब न्यूटन की बात करूँ, फोर्स की यूनिट है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, इसकी यूनिट है न्यूटन। अब अगर मैं आपको सीधी यूनिट पूछूं, कन्वेंशनल यूनिट आप निकाल सकते हैं, m इंटू ए है। अच्छा, m की यूनिट क्या होती है, केजी मास की, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस समझ आ रही है आपको, यही कन्वेंशन, इसी पूरी यूनिट को एक न्यूटन बोला जाता है। शॉर्ट के अंदर भी बोला जाता है और एसआई के अंदर भी इसको बोला जाता है। बोथ यूनिट जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। सो वेयर m इज ऑब्जेक्ट का मास है और a इज एक्सेलरेशन। Force is a vector quantity. SI unit of force is Newton and CGS unit, CGS मतलब कि जो अपना सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का यूनिट होता है, उसके अंदर इसकी यूनिट होती है डायन, DYNE। और न्यूटन और इसके अंदर न्यूटन और डायन के अंदर रिलेशन क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। जैसे कि हम बात करें मीटर, 1 मीटर किसकी यूनिट है, SI यूनिट है, MKS यूनिट है,
और अगर 1 मीटर को मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना हो, मतलब सीजीएस यूनिट में डिफाइन करना हो, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका रिलेशन हो गया एसआई और सीजीएस के अंदर, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर एसआई और सीजीएस के अंदर रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, मतलब 10 के पीछे 5 जीरोस, 10⁵ डायन 1 न्यूटन के अंदर होते हैं। और 1 न्यूटन बराबर कन्वेंशन यूनिट भी क्या होती है, 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से देखिए केजी क्या है, मास की यूनिट है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की यूनिट है। तो इसकी ये भी यूनिट बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों यूनिट इसकी ऐसा यूनिट है। इसमें कोई अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं प्लीज़। इस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो भी हम आगे देख रहे हैं। अब बात करते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स क्या होता है, देखिए अगर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स कम ड्यूरेशन के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाए तो उसके मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। सपोज आपने कभी किसी जगह देखा हो, हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह मशीन वगैरह देखी है आपने, कि बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कार वगैरह, मतलब कार वगैरह के जो मशीनें वगैरह मैश करती है, जो मतलब उनको टुकड़ों में तोड़ देती है, ऐसे वीडियोज़ वगैरह आपने कहीं देखी हो, आपने कभी सुना हो। तो देखिए वो एक इंस्टेंट पे, जैसे ये ब्लॉक है, आप मानिए कि ये 1000 kg का ब्लॉक, ठीक है। अब 1000 kg के ब्लॉक को इस तरह से इसका मतलब अगर ब्लॉक है, सपोज आयरन का ब्लॉक है, तो इसकी डायमेंशन को चेंज करना ऐसे कोई इजी बात नहीं, ठीक है ना। आप ऐसे इसकी डायमेंशन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1000 kg का है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, और इसकी डायमेंशन के अंदर इसके मोमेंटम क्या अंदर आप इजीली चेंज नहीं कर सकते। तो हम हाइड्रोलिक मशीन वगैरह की हेल्प से किसी भी मेथड से क्या करते हैं, इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा फोर्स जो होता है वो, सपोज आप ऐसे मानिए कि सपोज मैं मान लेता हूँ 2000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई, 2000 न्यूटन का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखिए फोर्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप 2000 न्यूटन का अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे, सपोज आप 2 सेकंड के लिए भी अप्लाई करोगे, 1 सेकंड के लिए भी अप्लाई करोगे, तो इसका शेप चेंज होने लगेगा। ये क्या करेगा, इस तरह से प्रेस होने लगेगा, और ये अपने आप को इस तरह से, मास तो कहीं जाएगा तो नहीं, तो मास इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो एक भारी अमाउंट ऑफ फोर्स, आप ऐसा बोलिए कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अगर बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगाया जाए तो उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई। मतलब फोर्स इनटू टाइम को क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। कि भाई कितना ज़्यादा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अचानक से कितना फोर्स लगाया गया है कम टाइम ड्यूरेशन के लिए। जैसे हम बात करें गोल्फ वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। अब गोल्फ के अंदर आप देखिए कि बॉल जैसे स्टेशनरी होती है, इस तरह से रखी होती है। अब वो स्टेशनरी बॉल होती है, अब अचानक से हम जब उसको हिट करते हैं, स्टिक से हिट करते हैं, तो आप देखिए क्या हम उसको कंटिन्यूसली हिट करते हैं, नहीं, हम उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक बार हिट करते हैं, और आप देखिए कि वो रेस्ट में था और उसको कितनी गजब की वेलोसिटी मिलती है, समझे कि नहीं, वो कितनी हाई वेलोसिटी से वो मूव करता है। मतलब उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0, लेकिन उसके बाद उसकी वेलोसिटी सपोज आप यूँ मानिए कि 1000 मीटर पर सेकेंड हो गई, समझे कि। तो आप देखिए कि 1000 मीटर पर सेकेंड इंटू मास करेंगे, सपोज 5 ग्राम का मास कर लेते हैं, 10 ग्राम का मास कर लेते हैं, -0 करेंगे तो कितना ज़्यादा मोमेंटम आ जाता है। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसको बोलते हैं, उसका इम्पल्स बोलते हैं। क्लियर चीज़ है, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब देखिए डेफिनेशन वाइज भी किस तरह कहते हैं। इम्पल्स ऑफ फोर्स, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन of time to produce a finite change in momentum is called impulsive force। मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर या फोर्स, लार्ज अमाउंट के अंदर फोर्स अगर कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगाया जाए, थोड़े टाइम के लिए लगाया जाए, तो उसके मोमेंटम के अंदर, मतलब उसकी डायमेंशन के अंदर आप कह सकते हो, उसकी वेलोसिटी के अंदर कह सकते हो, बहुत ज़्यादा चेंज आता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। और इम्पल्स का फॉर्मूला किस तरह डिराइव करते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। सो इम्पल्स को, फोर्स को लिखेंगे एफ, और टाइम चेंज इन टाइम, इसलिए हम इसको डेल्टा टी लिखते हैं, स्मॉल होता है इसके लिए। इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे टाइम के साथ आपको समझ में आ जाएगा डेल्टा टी क्यों लिखते हैं, टी क्यों लिखते हैं, डी टी क्यों लिखते हैं, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन इंटू सेकेंड। अब यहाँ से देखिए अगर आपको यूनिट निकालें तो कैसे निकालेंगे, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। सो हमारी फोर्स न्यूटन इंटू सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी बेटा। अब देखिए, अब हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से बात की कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब मैं टाइम इंटू फोर्स को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, मुझे इम्पल्स मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स, टाइम इंटू फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है।
सो फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब P2 माइनस P1। सो इम्पल्स को हम क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं। ये एवरीडे लाइफ की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मतलब रियल डे लाइफ के अंदर, ठीक है ना। ये बहुत हमारे काम होता है, हम ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को धीरे धीरे, आप जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इम्पल्स और मोमेंटम का। इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स मतलब फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। हम अचानक से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो बहुत स्पीड से मूव करने लगता है, तो उसके मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज आया। एक स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने लार्ज फोर्स अप्लाई किया और उसके मोमेंटम के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया, इसी को हम कहते हैं इम्पल्स कहते हैं। दिस रिलेशन इज कॉल्ड इम्पल्स इक्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स थ्योरम। इट हैज़ अ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। किसी भी हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे भी कोई एक रोल, जैसे कि मैं इसी की बात कर लेता हूँ। जैसे ये कैप रखा है, अब इस कैप को अगर मैं इस तरह से, जैसे हम कैरम वगैरह खेलते हैं, इस तरह से मैं इसको अगर मोशन करवाऊँ तो आप देखिए कि पहले वो रेस्ट के अंदर था, अब मैंने लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए लगाया, तो इसके मोमेंटम के अंदर जीरो से लेके बहुत ज़्यादा के अंदर चेंज हो गया, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं इम्पल्स। क्लियर चीज़, ठीक है। अब देखिए इम्पल्स के एक दो एप्लीकेशन क्या क्या है वो देख लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बातें करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पल्स, कैचिंग द बॉल बाय अ क्रिकेटर। अब देखिए हम सभी ने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट खेलते टाइम बेटा आपने ध्यान दिया हो, और हम सब एवरीडे लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसको फिजिक्स से रिलेट नहीं करते। जैसे हमने एक्सपीरियंस किया कि आप कभी जब बॉल खेलते हैं तो आपको अगर किसी बॉल को कैच करना है, तो आप देखिए कि भाई हम अगर समझदार बच्चा होता है जिसको क्रिकेट ढंग से खेलना आता है, वो क्या करता है, वो बॉल को कैच करके थोड़ा सा पीछे लेके जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर बॉल हाई स्पीड से भी आ रही है तो आप उसको इस तरह से कैच करके थोड़ा सा पीछे लेके जाओगे, तो आपने देखा होगा कि हमको हमारे हाथ जो है वो बहुत कम हर्ट होते हैं, उसमें बहुत कम चोट लगती है। ये इम्पल्स की वजह से ही होता है। कैसे, अब आप समझिए। वो जो फोर्स, जो बॉल आ रही थी वो बहुत स्पीड से आ रही थी, उसके पास बहुत फोर्स था। अब उस फोर्स को आपने देखिए, अगर फोर्स आपने, सपोज आप ऐसे मारिए, मैं आपको समझाता हूँ। यही जैसे ये हाइड्रोलिक प्रेशर हमने बात की, 1000 kg का था, 2000 न्यूटन मैंने फोर्स अप्लाई किया 1 सेकंड के लिए। अगर यही फोर्स मैं 2000 न्यूटन का फोर्स अगर मैं 1 घंटे तक कंटिन्यू लगाता रहूँ, ठीक है ना, अगर मैं फोर्स को रिड्यूस कर दूँ और 1 घंटे तक कंटिन्यू लगाता रहूँ, तो मैंने इसका देखिए 1 घंटे का टाइम बढ़ा दिया। टाइम ड्यूरेशन को मैं बढ़ाऊंगा तो फोर्स जो इम्पल्स है ना वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब आपको इसकी डायमेंशन में चेंज बहुत कम होगा, मोमेंटम में चेंज बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो अगर टाइम ड्यूरेशन को आप बढ़ा दें और अगर सेम फोर्स को रखें तो उससे क्या होगा कि इम्पल्स का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। तो कैचिंग द बॉल बाय अ क्रिकेटर, while catching a fast moving cricket ball, the player moves his hands backward after catching the ball। हम जानते हैं कि हम बॉल को कैच करके हाथों को पीछे की ओर लेते हैं। By moving his hand, the cricketer increases the time। उससे क्या होता है कि भाई पहले जैसे कि आप अचानक से बॉल को कैच कर लेंगे तो आपने फ्रैक्शन ऑफ टाइम में उसको कैच कर लिया,